नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम टॉप 30 क्वेश्चन साइंस के क्लास 10th का देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन समझ लेते हैं। चिकनी सतह है ये। जब प्रकाश चिकनी सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और यह एक ही माध्यम में होता है, मीडियम इसमें चेंज नहीं होता है। तो जो आई किरण है, जो सतह पर आई, इसको आपतित किरण बोलते हैं। जो टकरा के गई ये वाला, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और बीच में होता है अभिलंब, एक काल्पनिक रेखा। तो देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो ये ये वाला अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो है कोण, उसको बोलते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच का कोण है, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ये है पहला नियम। प्रथम नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। द्वितीय नियम क्या होगा, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और लंब एक ही तल में है, एक ही बिंदु पर है। दूसरा नियम ही हो गया। द्वितीय नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की दो विशेषताएं लिखी। तो देखिए, एक होता है दर्पण। दर्पण सामान्यतः दो ही होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। एक और दर्पण होता है समतल दर्पण। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की दो विशेषताएं लिखी। तो देखिए, इसका जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब का आकार भी बदलते जाता है। फोकस पर रखिएगा, अनंत पर रखिएगा, वक्रता केंद्र पर रखिएगा। इस प्रकार वस्तु की स्थिति बदलिएगा तो प्रतिबिंब के का भी आकार बदलेगा। और अवतल दर्पण से क्या बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। आगे बढ़िए। उत्तल दर्पण को वाहन में क्यों लगाया जाता है? आप लोग देखते होंगे, जो दुपहिया वाहन होता है या और भी वाहन, उनके जो साइड होते हैं, साइड में वो मिरर लगा रहता है, उत्तल दर्पण का ही होता है। तो क्यों होता है? इसलिए होता है कि उत्तल दर्पण विस्तृत विस्तृत क्षेत्र का दृश्य होता है, यानी वह एक छोटे से जगह में बड़ी दूर तक का जो क्षेत्र का दृश्य हो वह दिखला देता है। इसलिए इसको साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। और हेडलाइट हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। इसमें बना प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है, इसलिए पीछे की वस्तुएं क्या दिखाई देती हैं? स्पष्ट दिखाई देती हैं। आगे बढ़िए। अपवर्तन क्या है? उदाहरण दीजिए। देखिए, अपवर्तन में मीडियम अलग अलग होते हैं, एक सघन होता है और एक विरल होता है। जब किरण आती है, आपतित किरण आई, ये जो किरण आई वो अभिलंब है, ये अभिलंब है। तो ये टकरा कर अभिलंब से दूसरा दूसरा अभिलंब से बढ़ जाए, मतलब आगे की ओर चला जाए, अभिलंब की ओर नहीं झुके, आगे की ओर चला जाए, तो ये जा रहा है सघन से विरल माध्यम में। इसमें माध्यम अलग अलग होते हैं। तो यही है अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, उसकी तो उसकी दिशा बदल जाती है, उसे अपवर्तन कहते हैं। जब सघन से विरल में जाइएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, और विरल से सघन में आइएगा तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगा। इसका उदाहरण, जैसे पानी में डाली गई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देना। जैसे देखिए, ये पानी है और पेंसिल जो इसमें डला है वो टेढ़ा दिखाई देता है। तो यह है अपवर्तन का उदाहरण। पांचवा क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम लिखना है तो क्या करें? ओम का नियम होता है, स्थिर ताप पर
किसी चालक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होता है? तो विभवांतर के। भी समानुपाती आई, भी यहाँ पर विभवांतर है, आई यहाँ पर करंट है। समानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट चिन्ह आएगा आर, आर यहाँ पर एक कांस्टेंट चिन्ह है प्रतिरोध। तो फॉर्मूला हो जाएगा भी बराबर आई आर, विभवांतर आई धारा आर प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो देखिए विद्युत प्रतिरोध आर बराबर फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए। ये है विद्युत प्रतिरोधकता, ए है लंबाई और ए है एरिया। तो विद्युत प्रतिरोध चालक की लंबाई एल फॉर लेंथ, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी एरिया और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और इसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। आगे बढ़िए, विद्युत शक्ति क्या है? 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति क्या है? तो देखिए विद्युत कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको पी से सूचित करते हैं, पी से। पी बराबर फॉर्मूला होता है भी इंटू आई। भी यहाँ पर विभवांतर है और आई धारा है। क्या है? धारा है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? भी आई। पी यहाँ पर विद्युत शक्ति है। ये आप ऐसे भी लिख सकते थे, कार्य करने की दर यानी डब्लू बाई टी। तो क्या हो जाता है? पी बराबर डब्लू बाई टी। विद्युत कार्य करने की दर को भी शक्ति कहते हैं। ये भी फॉर्मूला होता है पी बराबर डब्लू बटे टी। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती हैं? तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाती हैं। क्या बताती हैं? दिशा। और इन रेखाओं की सघनता मतलब सघन रहेगा या मतलब एक ही जगह पर ज़्यादा, तो यह तीव्रता बतलाता है। आगे बढ़िए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? 9वां क्वेश्चन। तो जिस अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 और O2 मिलकर क्या बनाता है? H2O बनाता है। तो इसको बोलते हैं अभिकारक, और जो बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। तो एक या एक से अधिक जो पदार्थ मिले और नया एक प्रतिफल बनाया उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों आवश्यक? तो ये इसलिए आवश्यक है, संतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाता है। इसमें अभिकारकों और उत्पादों की सही मात्रा ज्ञात होती है। जैसे देखिए H2 प्लस O2 मिलकर जल बनाया, तो क्या यह संतुलित है? देखिए नहीं। H2 यहाँ 2 गो है, यहाँ भी 2 गो है। O2 2 गो है, यहाँ एक ही है। तो यहाँ संतुलन करेंगे तो 2 लगा देंगे, तो 2 ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया। तो इसे भी संतुलित करना पड़ेगा। तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाता है, अभिकारकों और उत्पादों की सही मात्रा भी बतलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन को समझाइए। तो देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? मान लेते कोई, जैसे यहाँ पर H2 प्लस O2 ऑक्सीजन जुड़ा, तो इसी को बोलेंगे ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीजन का हटना, वो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का वियोग, वियोग मतलब हटना, वो कहलाता है ऑक्सीकरण। इसका जस्ट अपोजिट होता है अपचयन। ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए अम्ल अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, पहला विशेषता हो गया। दूसरा है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। और इसका तीसरा भी लिख सकते हैं, पीएच मान 7 से कम होता है। 3 गो हो गया। पहला अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, दूसरा नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला है क्षार की 2 विशेषताएं लिखना है। सिंपल सी बात है, क्षार स्वाद में कड़ा होता है, कड़वा होता है।
और लाल लिटमस को नीला कर देता है, और इसका जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है। अगला देखिए पीएच मान का महत्व लिखिए। देखिए पीएच का जो संक्षिप्त रूप, पीएच संक्षिप्त रूप है इसका होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। फुल फॉर्मूला हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को बतलाता है कि यह अम्लीय है या क्षारीय है। और उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, जो जल का पीएच मान है। अगला है जंग लगना क्या है? तो देखिए जंग लगना लोहे की सतह पर ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लाल भूरी परत बनना जंग कहलाता है। जब आप किसी भी लोहे की सतह को बरसात के मौसम में छोड़ दीजिएगा, तो बरसात के दिनों में नमी होती है वायु में, और ऑक्सीजन तो उपस्थित होता ही है, तो उसके कारण जो परत के ऊपर एक लोहे की सतह पर एक परत बन जाता है, वो लाल भूरी रंग का, उसी को जंग कहते हैं। और जंग लगने पर क्या होता है? भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिश्र धातु क्या है? उदाहरण दीजिए। तो देखिए मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का जो मिश्रित कीजिएगा वही मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पीतल हो गया, पीतल कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है। कॉपर 80%, जिंक 20%। और कांसा, कांसा भी देखिए कॉपर 90% और टीन 10%। ये दो धातुओं से मिलकर बना है, इसलिए इसको मिश्र धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। तो देखिए हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? CO2 और जल से भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? CO2 और जल से भोजन बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें क्या क्या जरूरी होता है? सूर्य का सनलाइट जरूरी है, सनलाइट। क्लोरोफिल जरूरी है, क्लोरोफिल। CO2 जरूरी है, H2O जरूरी है। सनलाइट और क्लोरोफिल तो जरूरी है। और बनता क्या है? CO2 और जल बनता है। आगे बढ़िए, शोषण क्या है? तो शोषण देखिए भोजन की ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण अभी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभी देखें, ऑक्सीकरण मतलब O2 का जुड़ना। ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शोषण कहलाती है। जैसे हम अपने नाक से जो हवा लेते हैं, जो हवा गई भोजन को पचाएगी, जो ऊर्जा मिलेगा, यही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। मानव हृदय का कार्य लिखिए। तो देखिए हृदय पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। क्या करता है? रक्त का संचार करता है, रक्त भेजता है हर जगह। यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को अंगों तक पहुंचाता है ताकि अंग सुचारू रूप से कार्य कर सके। अगला क्वेश्चन है कि रक्त के मुख्य घटक लिखिए। तो देखिए रक्त के 4 मुख्य घटक होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ए होता है प्लाज्मा, 55% होता है रक्त में, और बाकी सब 45% में होता है। अगला है DNA का कार्य लिखिए। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। DNA, DNA क्या करता है? आनुवंशिक जानकारी को संचित करता है। क्या करता है? जानकारी को संचित करता है। और यह गुण जो है आनुवंशिक गुण, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करता है। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन क्या है? तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ है, केमिकल पदार्थ। यह शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे मूछ आना, बालों का बढ़ना, ये सब क्या है? हार्मोन के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि
पौधों में जल परिवहन कैसे होता है? तो पौधों में जल का जो परिवहन है जाइलम ऊतक द्वारा होता है और फ्लोएम द्वारा भोजन का संचार होता है। यह क्या होता है, जड़ों से पतियों पत्तियों तक जल पहुंचाया जाता है, जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण हमारे चारों ओर के जैव यानी सजीव और अजैव कारक यानी निर्जीव का समूह क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि जैव अपघटनीय कचरा क्या है? सिंपल सा एकरा मतलब जाने तो जैव अपघटनीय जो सड़ जाए उसे क्या कहते हैं? जो कचरा सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ गल जाता है उसको जैव अपघटनीय कचरा कहते हैं। एग्जाम्पल में केले के छिलके, सब्जी के छिलके, ये सब सड़ जाते हैं तो जैव अपघटनीय हो जाएगा। और जैव अजैव अपघटनीय कचरा, तो जो कचरा प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता उसको अजैव अपघटनीय कचरा कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, सड़ता ही नहीं, ये सब प्लास्टिक ये सब अजैव अपघटनीय कचरा का उदाहरण। आगे बढ़िए, ओजोन परत का महत्व लिखिए। तो ओजोन परत, ओजोन का सूत्र होता है O3। यह ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, कि सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरण है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर ना आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण क्या है? तो पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में मिलना क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। जैसे वायु हो गया, वायु प्रदूषण, शोर प्रदूषण, ये सब प्रदूषण के उदाहरण हैं। हानिकारक पदार्थों का यानी एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? जो ऊर्जा स्रोत बार बार उपयोग किए जा सकते हैं नवीकरणीय कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। हाँ, जो खत्म नहीं होते मतलब, हाँ। अगला क्वेश्चन कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो ऊर्जा समाप्त हो सकते हैं और इनको लाने में बहुत सारा समय लग जाए तो उसको अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो। तो ये थे टॉप 30 साइंस के क्वेश्चन। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।